अस्सलाम वालेकुम मोई साहब। वालेकुम अस्सलाम। आज हम अपनी नशिस्त को दोबारा कंटिन्यू करेंगे। हम एजुकेशन पाकिस्तान की और उसके मसाइल और उसके करंट स्ट्रक्चर को कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश कर रहे थे। और इसके अंदर ना मैं एक और चीज़ कंपटीशन के अंदर ये भी चीज़ भी और ऐड करना चाहता हूँ कि ये कितना ज़बरदस्त चीज़ है कि आप कि जब टीचर जो आपके साथ काम कर रहे हैं वो आपको आपके पिछले एक हफ्ते एक क्वार्टर के रिजल्ट्स के साथ कंपेयर करते हैं। राइट। तो इन अ वे वो आपकी भी ट्रेनिंग कर रहे हैं कि जब भी लाइफ में जहाँ पर भी हो द ओनली पर्सन यू आर competing against is yourself. Yourself. That's absolutely right. And this would help a child feel more encouraged कि मैंने ये सीखा है, मैंने ये सीखा है। ठीक है ना, ये जो बात है कि मैंने ये सीखा है या मैं इस लिहाज से बेहतर हुआ हूँ, ये उसकी जिंदगी भर का सफर है। असल में किसी से अपने हमसाये से बेहतर होना उसका सफर नहीं है, उसका सफर अपने आप से बेहतर होना है। Who am I going to be 5 days ahead? Who am I going to be 5 years ahead? ठीक है ना जी, ये है जो जिसका जवाब हमें चाहिए। इसका नहीं चाहिए कि मैंने अपने इस हमसाये को और इस हमसाये को बीट कैसे करने, बीच में मैं फोक्सवैगन लेके बैठा हूँ, उनके आसपास जो है वो शेवरलेज खड़ी हैं, बिल्कुल तो मैं तो मारा गया ना जी, अपनी इंफीरियर अपनी नज़रों में गिरता हूँ रोज बिल्कुल। और इस चीज़ से उठा रहे हैं। और इसको हम बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर सकते हैं। ये बड़ी लिमिटलेस किस्म की कॉन्वर्सेशन है कि द पोटेंशियल ऑफ इट अगर हम इसको चेंज कर दें। कि मैं सोचता हूँ कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि उनको ना एक जगह पर आकर उनकी तरक्की रुक जाती है। राइट। वो मैं समझता हूँ, मेरा अपना मुशाहिदा ये है, क्योंकि वो जो हर बंदे का एक लोकलाइज ग्रुप होता है ना जिसके अंदर वो पार्ट होते हैं, राइट, उनका एक सोशल सर्कल होता है, वो जब उसके अंदर सबसे प्रोमिनेंट हो जाते हैं ना, बिकॉज उनकी इन्होंने अपनी अचीवमेंट एक्सटर्नलाइज की होती है कि मैंने अगर मैं अपने इस हल्का अहबाब में सबसे बेस्ट हो गया सो आई थिंक आई एम द किंग ऑफ द वर्ल्ड। राइट। उसके बाद वो ग्रोथ भी रुक जाती है क्योंकि वो इंसेंट कभी वो ओरिएंटेशन थी ही नहीं कि मैंने अपने आप को से कंपेयर करना है और चलते रहना है। बिल्कुल बिल्कुल, ये एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वेरी इंपॉर्टेंट जी, वेरी इंपॉर्टेंट, टोटली एग्री। और एक चीज़ जो हमारी एजुकेशन में और मिसिंग है वो ये है कि हमारा हमारा बिल्कुल कोई फोकस नहीं है किरदार की डेवलपमेंट पे। इनफैक्ट मैं इसके बारे में ये राय रखता हूँ कि किरदार की आप अगर डेवलपमेंट नहीं कर रहे कॉन्शियसली तो फिर किरदार की बर्बादी का बायस बन रहे हैं। आप एक चॉइस दे रहे हैं ईदर वेज, बिकॉज इन कैरेक्टर योर कंट्रीब्यूशन कैन नेवर बी जीरो। ईदर इट इज़ पॉजिटिव, इफ इट इज़ नॉट पॉजिटिव इट विल बी नेगेटिव। बिल्कुल वही साहब, इस पे हम बिल्कुल आएंगे और इसको आई वुड लाइक टू ओपन अप दिस फ्लावर। उससे पहले कि जो हमने लैंग्वेजेस की बात कर ली और कुछ बुनियादी बातें उसके अंदर हमने की कि कैसे मदर टंग को हमने उसको सेलिब्रेट करना है, उसको इंटेलेक्ट के साथ डिस्कनेक्ट नहीं करना के, और फिर ज़ुबान वो सीखनी चाहिए जिस इल्म की तरफ आप जा रहे हैं। और उसके बाद कंपटीशन की बड़ी ज़बरदस्त आपने बात की कि इंडिविजुअल अपने आप से कंपटीशन करना वर्सेस एक उसको टेक्निकली कंपटीशन ना कहें, यानी आपकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन। बिकॉज कंपटीशन बेसिकली इज टेक्निकली डिफाइंड एज a setup where one person gains at the cost of the other person. बिल्कुल सही है। ठीक है जी, एक पार्टी दूसरी को हरा कर ही जीतती है। अगर एक जीतता है तो ये असम्पशन है कि एक हारा भी दूसरा हारेगा। ठीक है ना जी, जबकि जब आप ये कहते हैं तो इसमें कोई हारा नहीं। जाहिर है कि कंपटीशन इसको टेक्निकली नहीं कहेंगे, ये असल में आपकी डेवलपमेंटल टाइमलाइन है जो कि आपने एट अ मिनिस्क्यूल लेवल, वीकली लेवल पे या डेली लेवल पे भी इवन अगर आपने बनानी शुरू कर दी है, लेट्स से फॉर इंस्टेंस एट अ वेरी जूनियर लेवल आप ये बताते हैं, एक लर्निंग जर्नल की आदत डालते हैं कि आज हमने ये सीखा है, बिल्कुल यू नो टुडे वी लर्न दिस। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट है। बिल्कुल सही। ये डज नॉट मैटर कि मेरे साथ वाले ने जी सीख लिया, मैंने अगर अभी वाई सीखा है तो कोई बात आई हैव लर्न समथिंग। सही। ठीक है, बिकॉज आई एम नॉट कंपेयरिंग इट विद और वो ओरिएंटेशन ही चेंज होगी कि आप अपने अंदर ले आए। राइट, क्योंकि मैंने सबसे पहले इसके लिए देखिए ज़रूरी हो जाएगा, यानी जो चीज़ शायद मिस हो गई वो ये है कि आपके लिए जो हमने एक आर्बिट्ररी डिवाइड किया हुआ है कि ये एक साल में ये इतना सीखे जी, ये आपको वेरिएबल करना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। और आपका शायद आपको पढ़ने का मौका मिला या ऑब्जर्व करने का मौका मिला, जो अमेरिका के अंदर स्पेशल एजुकेटर्स हैं, स्पेशल एजुकेशन के एजुकेटर्स हैं, वो इसी मॉडल को Right. रखते हैं कि बिल्कुल। बच्चे को उस एक वेरिएबल तरीके से पढ़ाया जाए कि जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डेल्टा बढ़ता रहे। और मतलब कि जो द चेंज इन लर्निंग शुड ऑलवेज
बी देयर कि वो Right. सीखता जा रहा है, बट ये कोई स्पेसिफिक रिजिड किस्म की रखना, बाउंड्रीज और ये रखना, ये ज़रूरी नहीं है। एब्सोल्युटली। और ये यानी सोचिए ना ज़रा कि जिस चीज़ को हमने स्पेशल एजुकेशन करार दिया है, असल में उसको जनरल एजुकेशन होना चाहिए था। बिल्कुल सही है। यानी most probably it is because of this reason that we had to open special education schools. क्योंकि उस रिजिड स्ट्रक्चर के अंदर उन बच्चों को वो चीज़ नहीं मिल पाएगी। वो मैंने आपसे पहले अर्ज़ किया था कि हमारा जो ये एजुकेशनल सिस्टम है, हमारा जो एग्जिस्टिंग एजुकेशनल सिस्टम है, वो सिर्फ 2 इंटेलिजेंसेस के ऊपर बेस्ड है। अच्छा मुझे साहब, इस पर मैं इसको फॉर्मली इस पर ट्रांजिशन करना चाहता हूँ। Right. कंपटीशन की हमने बात कर ली, उसके बाद जो आपने अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं, मुझे हम इस सिस्टम को डीकंस्ट्रक्ट करने की कोशिश करेंगे, बट डू यू थिंक उससे पहले मुझे लगता है शायद अगर हम इसको अपने थीसिस को उस पर बात कर सकें, जो हम अल्टीमेट हम बात करना चाह रहे हैं, क्या मैथ में या फिजिक्स में कहते हैं थिंकिंग इन द लिमिट, कि आप अगर इसको एक्सपेंड करें तो हम क्या बात करना चाह रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ताकि ये थीसिस डिफाइन हो जाए लोगों के लिए, कि जो क्रक्स है बात का, जो हम फंडामेंटली जिस चीज़ को जिसको एडवोकेट करें वो क्या है। आर्गुमेंट ये रखना चाह रहा हूँ कि हर बच्चा यूनिक है, इसलिए उसकी जो टीचिंग के मेथड्स हैं शुड बी टेलर टू दैट स्पेसिफिक इंडिविजुअल। Right. और अगर हमारे पास रिसोर्स के मसले ना हों तो आइडियली हर बच्चे को कस्टमाइज एजुकेशन मिलनी चाहिए अकॉर्डिंग टू हिज ओन यूनिकनेस, नीड्स, वेदर इट बी इमोशनल और लर्निंग नीड्स। हमें एजुकेशन देनी है, अगेन हर बच्चा यूनिक है और हर बच्चे को टेलर्ड एजुकेशन देनी है डिपेंडिंग ऑन हिज ओन नीड्स। क्या ये कहना दुरुस्त होगा? आइडियली तो यही होना चाहिए जी। आइडियली ये होना चाहिए। एजुकेशन, मास एजुकेशन की जो हिस्ट्री है, अगर आप इसको देखें तो इट स्टार्टेड इनिशियली इन जर्मनी, सही। एंड द रीजन वाज टू क्रिएट पीपल हु कुड वर्क फॉर द ब्यूरोक्रेसी एंड द आर्मी, मिलिट्री। इसके बाद इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद मास एजुकेशन अमेरिका में आई थी, और अमेरिका में उसका टारगेट ये था कि हमें इंडस्ट्री के लिए मुलाजमीन चाहिए। सही। मास एजुकेशन बेसिकली नौकर प्रोड्यूस करने के लिए, मुलाजिम प्रोड्यूस करने के लिए बनाई गई थी। इसीलिए आपने उसको एक स्टैंडर्ड, यानी स्टैंडर्ड ये नहीं बनाया था कि हमें एजुकेशन में ये आइडियल्स हैं जिनको अचीव करना है, बल्कि ये बनाया गया था कि इसको सामने रखते हुए हमने बनाया कि कौन से लोग हमें चाहिए जो कि टॉप मैनेजमेंट में काम कर सकेंगे। सही। उनमें क्या एबिलिटीज़ होनी चाहिए, वो एबिलिटीज़ डेवलप करने के लिए हमने शुरू से सिस्टम बनाया। सही। और उस सिस्टम को इस तरह से चलाया कि हर लेवल पे वो लोग सीव आउट हो जाएं कि जो इस सिस्टम के लिए ऊपर की मैनेजमेंट में नहीं जा सकते। सही। सो दिस इज इट। नाउ व्हाट वी नीड, व्हाट दिस वर्ल्ड नीड्स टुडे, देखिए प्रॉब्लम ये है कि ये जो अब डेवलपमेंट हुई है इंटरनेट की, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, इसमें बहुत सारी जॉब्स जो हैं, ह्यूमन जॉब्स, जिसको आपने उस दिन वो लिखा था ना, क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन। हाँ जी। मुझे आई रियली लव दैट टर्म। क्रिएटिव डिस्ट्रक्शन का बायस बनती हैं जब इनोवेशन आती हैं। बिल्कुल। ठीक है जी। वो जो इनोवेशन आ गई है ये, तो इसमें जितना भी क्लरिकल काम है ना, हाँ जी, वो ऑलमोस्ट एक तरह से क्रिएटिवली डिस्ट्रॉय हो चुका हुआ है। सही। ठीक है। सो इफ यू आर प्रोड्यूसिंग clerks in your educational system, which we are actually, at various levels, हम उन clerks को प्रोड्यूस कर रहे हैं। वो जो clerks प्रोड्यूस हो रहे हैं उसको तो ये आराम से बीट कर देगी। हाँ जी। ठीक है ना जी। यानी if you are looking for answers, Yes. it has more answers than I can give you. Yes. But if you're looking for creative questions, हाँ जी। then it cannot devise those questions because you require a creative human mind for that. For that. कि मुझे इस सवाल के, इसके ठीक जवाब के लिए क्या पूछना चाहिए? How do I reframe the whole question? How do I reframe the inquiry? ठीक है ना, because the inquiry is going to give you the results. और इसमें मैं ऐड करना चाहूँ, आपसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इनफॉर्मली, कि हमारा जो ट्रेडिशनल एजुकेशनल सिस्टम है वो इंसेंटिवाइज करता है टू गिव द राइट आंसर। Right. But there are a lot of times when you're being incentivized to give the right answer to the wrong question. Right. Right. और ये नहीं कहा जाता कि let's question the question itself. Absolutely जी, absolutely. उसके लिए जो स्किल चाहिए वो है क्रिटिकल रिफ्लेक्शन। बिल्कुल। यानी what is the right question to ask? ठीक है ना जी। ये जो जवाब मिल रहा है इसकी assumptions क्या हैं? हाँ जी। ये किस तरह से इधर तक पहुंचा है एक आदमी? ये जो एस्पेक्ट्स हैं, ये वो एबिलिटीज़ हैं कि जो आपको गौर करना सिखाती हैं। सही। ये जो गौर करना है, ज़ीरो से शुरू कर दिया जाए अगर,
अनप्रोग्राम तरीके से गौर करना जो है ये इंसान ही कर सकता है। हाँ जी, ठीक है ना जी। ये असल में ये आपके कोई प्रोग्राम्ड कंप्यूटर्स नहीं कर सकते। बिल्कुल सही। ये है जो मेरा ख्याल है जो हमारी एजुकेशन का अब चैलेंज है। इस पे मैं चाहता हूँ कि हम इसको एज अ होल टॉपिक डिस्कस करें कि अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने बिल्कुल इनिशियल मराहिल में है। हम उसको टेक्निकल इस्तिलाह में नैरो इंटेलिजेंस कहते हैं। अभी जिस तरफ कंपटीशन जा रहा है वो है आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, जो पोटेंशियली थियोरेटिकली विल बी स्मार्टर देन ऑल ह्यूमंस कंबाइंड। और वो एक बहुत बड़ा चैलेंज भी आएगा, और एक तरह से वो फंडामेंटली बहुत सारी चीज़ों को ना हमें रीथिंक करने पे वैसे ही फोर्स करेगा। सो वी नीड टू प्रिपेयर फॉर दैट कि एजुकेशन कैसे चेंज होगी, हाउ डू वी नीड टू टेलर एजुकेशन कंसिडरिंग दैट अब एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दिन ब दिन there's a competition going on between a lot of big companies कि वो कैसे उस तक पहुंच सकें। तो ये पूरा टॉपिक है कि अब हमने बच्चों को ये जहन में रखते हुए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल बिकम वेरी प्रेवलेंट इन ऑलमोस्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ आवर सोसाइटी, कि हम उसके अंदर एजुकेशन को कैसे सोचें कि वी नीड टू रीथिंक एजुकेशन अ बिट। तो उस पर हमें आई वुड लव टू हैव अ कॉन्वर्सेशन एज अ होल टॉपिक कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड द फ्यूचर ऑफ एजुकेशन। लेकिन जो हम जहाँ से हमने बात शुरू की थी कि हम स्ट्रक्चर ऑफ जो हमारा पाकिस्तानी स्ट्रक्चर है एजुकेशन का, या फॉर दैट मैटर डेवलपिंग कंट्रीज़ का या अंडर डेवलप कंट्रीज़ का, और इवन टू सम एक्सटेंट डेवलप कंट्रीज़ के अंदर भी ये प्रॉब्लम्स हैं। उसको खोलने से पहले मैं ये चाह रहा था कि ये हमने इसी बात को एक्सपेंड किया कि आइडियली टेलर्ड एजुकेशन मिलनी चाहिए हर बच्चे को अकॉर्डिंग टू हिज नीड्स, बिकॉज हर बच्चा यूनिक है। तो अब मैं जो चाह रहा हूँ कि हम जिस चीज़ पे डिस्कस करें वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो एजुकेशन के मसाइल हैं, फंडामेंटल मसाइल हैं, मैं चाहता हूँ कि उसके बारे में हम बात करें। स्ट्रक्चरल जो मसले हैं, जो हमने शुरू किया था बात करना पॉलिसी की तरफ से, और सब चीज़ें। तो आप जब पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को देखते हैं तो फंडामेंटली आप क्या मसाइल समझते हैं, वो किस जगह पर आ रहे हैं, किस लेयर्स पे आ रहे हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ किसकी है इसको ठीक करने की? देखिए, ये जो हमारा सबसे बड़ा मसला जो है एजुकेशन के हवाले से, वो तो ये है कि हमारी एजुकेशन हमारी प्रायोरिटी नहीं है। सही। यानी दैट इज़ द बिगेस्ट प्रॉब्लम। जब हम प्रायोरिटी किसी चीज़ को बना लेते हैं तो उसके बारे में सोचते भी हैं, सोचने वालों को इनकरेज भी करते हैं, उनकी बात को सुनना भी चाहते हैं। लेकिन अगर हमारी प्रायोरिटी नहीं है तो एजुकेशन स्कूल तो चल ही रहे हैं ना, यानी बच्चे स्कूल में आ ही रहे हैं और इम्तहानात हो ही रहे हैं। तो हम बस उसी के में खुश हैं कि फिर वो इसी तरह चलता रहे। यानी जब तक कि हम उसके अपने सिस्टम के बारे में क्रिटिकली रिव्यू नहीं करेंगे और ये देखेंगे कि हमें किधर किधर उनको ठीक करने की ज़रूरत है, उस वक्त तक तो कोई फ़ायदा नहीं है। सही। यानी हम मेरा आपका गुफ्तगू कर लेने के नतीजे में हो सकता है कुछ लोग जो हैं वो इस तरफ मुतवज्जे हों और इस पर सोचने का काम शुरू कर दें। मे बी 1 or 2 people create school as well। तो बड़ा अच्छा है, दिस इज़ व्हाट वी कैन डू, और जो हम कर सकते हैं वो हमें करना ही चाहिए। मोई साहब, लेकिन मैं इसमें जस्ट टू काउंटर दैट, आप जब कहते हैं हमारी प्रायोरिटी नहीं है, आप हमारी से मुराद किसको आप ये हमारी कौम की, अच्छा, एज अ नेशन हमारा ये एज अ नेशन वी डू नॉट प्रायोरिटाइज एजुकेशन। मैंने अभी आपसे अर्ज किया कि हमारा 1% से कम बजट है एजुकेशन का। सही। बजट एलोकेशन जो होती हैं वो बड़ी बड़ी अच्छी आपको बता दें। जैसे मिसाल के तौर पर आप अगर अपनी ज़िंदगी के बारे में कहते हैं कि मेरे लिए मेरी वालदा बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आम तौर पर सवाल ही किया जाएगा कि आप कितना टाइम उनके साथ सर्व करते हैं दिन में। यानी मेरे पास जो रिसोर्सेज होती हैं, करेंसी है, टाइम भी करेंसी है, उसमें टाइम इन्वॉल्व है। अगर मेरी रिसोर्सेज जो हैं वो उस तरफ लग रही हैं जो मेरी प्रायोरिटी है, तो समझ में आता है कि वो प्रैक्टिकली भी प्रायोरिटी है। वरना मैंने एक अफसानवी बात कर दी है, बस एक अच्छी बात कर दी। You don't mean what you're saying. आई डोंट मीन व्हाट आई एम सेइंग। इसी तरीके पर अगर एजुकेशन मेरी प्रायोरिटी है तो उसमें जो रिसोर्स एलोकेशन है मेरी, वो बताएगी ना कि मैं उसकी तरफ किधर जा रहा हूँ। यानी मिसाल के तौर पर मैं कितना इनकरेज कर रहा हूँ अच्छे ब्राइट लोगों को कि वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में काम करें, एजुकेशनिस्ट बने, एजुकेशन के अंदर कंट्रीब्यूट करें। कितने लोग इससे मुतासर हो रहे हैं, कितने लोग उसमें ल्योर हो रहे हैं कि वो आके इसमें कंट्रीब्यूट करें। मोई साहब, इसमें मैं फिर अगेन ताकि एक डिवर्सिटी ऑफ ओपिनियंस आए और हम किसी चीज़ पे कन्वर्ज कर सकें। आप जब कहते हैं कि हमारी नेशन की प्रायोरिटी नहीं है, राइट, मैं जब ऑब्ज़र्व करता हूँ हमारे जो लो मिडिल क्लास है या
मिडिल क्लास है, इन ऑल सॉर्ट ऑफ सेगमेंट्स ऑफ आवर सोसाइटी, राइट, पेरेंट्स तो चाहते हैं हमारा बच्चा एजुकेट हो, वो पैसे भी लगाते हैं इस बात पे, राइट। जब आप बजट की बात करते हैं सो वो तो हमारे पॉलिसी मेकर्स की इंटेंशन उसमें को उसी की बताता है। बात कर रहा हूँ। हाँ जी, दैट इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। एक देखिए, हर बच्चे का पेरेंट जो है वो ये तो पसंद करता है, क्योंकि उसको ये नज़र आता है कि बच्चे के करियर के लिए, बच्चे की अच्छी ज़िंदगी के की प्रोजेक्ट ये ट्रजेक्ट्री के लिए उसके उसकी तालीम, जो कि हम जिसको हम तालीम इस वक्त कह रहे हैं, उसकी ज़रूरत है। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि तालीमी निज़ाम की जब बात की जाएगी, तालीम को बेहतर बनाने की जब बात की जाएगी, तो फिर तो असल में एट नेशनल लेवल ही बात की जा रही है ना, चाहे वो कम्युनिटी के लेवल पे काम किया जा रहा हो या वो स्टेट के लेवल पे काम किया जा रहा हो। हमारे यहाँ ना तो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का कोई अभी तक कोई ऐसा काम हुआ है कि बिल्कुल जिसमें लोग जो है मोबिलाइज होकर तो एजुकेशन की तरफ खुद भी मुतवज्जे हों, और अपने बच्चों की तरफ भी दे शुड पे अटेंशन टू व्हाट दे आर लर्निंग, एंड बाय दे आर लर्निंग व्हाट दे आर लर्निंग। सही, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि मुझे मिसाल के तौर पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके वाकई बारे में पूछना चाहिए कि इस स्टेज पर ये सीखने की क्या ज़रूरत है। सही, यानी ये सीख कर क्या बच्चे के अंदर कोई थिंकिंग एबिलिटी डेवलप हो जाएगी, क्या बच्चा क्रिटिकली डिसीजन मेकिंग बेहतर हो जाएगी उसकी। सही, व्हाट इज इट दैट वी वांट टू टारगेट। हम्म, एक रूटीन चल रही है, उसके बारे में हम बगैर सोचे समझे उसको चलाई चले जा रहे हैं। सही, यानी आई डोंट थिंक दैट स्पिलिंग थ्योरी ऑफ एजुकेशन वुड एवर चेंज माइंड्स। सही, ये नहीं हो सकता। देखिए, हम ब्रेन वॉशिंग करें, हम जो मर्जी करें, हम इस वक्त जो कुछ कर रहे हैं वो असल में ब्रेन फॉर्मेशन है। हमें जो काम करने की ज़रूरत है, सबसे पहले तो इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह समझना चाहिए कि एजुकेशन इंसान के पोटेंशियल को निखारने का नाम है। सही, मेरा और आपका पोटेंशियल भी डिफरेंट है, बिल्कुल, और वो किस चीज़ में है ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है। बिल्कुल सही है, मेरी और आपके इंटरेस्ट डिफरेंट है। जब ये सब कुछ डिफरेंट है तो व्हाट इज़ इट दैट वी वांट टू क्रिएट। तो एजुकेशन, ऐसी एजुकेशन चाहिए जो मेरी नीड्स को भी केटर करे और आपकी नीड्स को भी केटर करे। ठीक है ना जी, ये जो एस्पेक्ट है। और क्यों केटर करे, इसलिए नहीं कि सोसाइटी को वो चाहिए। सोसाइटी के अंदर हम अपना मकाम खुद पैदा कर लेगा बच्चा। असल चीज़ ये है कि जो उसका पोटेंशियल है। देखिए, कुछ चीज़ें जो अक्रॉस द बोर्ड इंसान की ज़रूरत है, वो क्या चीज़ें हैं, उनको ज़रा थोड़ी देर की मिसाल के तौर पर अपनी लोकेलिटी की लैंग्वेज, अपने इलाके में बोली जाने वाली ज़ुबान या ज़ुबानें जो हैं उसको आती हों। ठीक है जी। ऐसे इसी तरह से ये कि वो अच्छा इंसान बने, कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन बीइंग, चाहे वो साइंसदान है, चाहे वो इकोनॉमिस्ट है, चाहे वो सोशियोलॉजिस्ट है, वो एक कंट्रीब्यूटिंग ह्यूमन बीइंग बने। सही, इसी तरीके पर जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वही कि ही शुड बी ए गुड डिसीजन मेकर। सही, वो फैसले करे तो उसके अंदर फैसले करने की जो स्किल है उसको भी डेवलप किया जाए। फैसले करने की स्किल डिसीजन मेकिंग के सब्जेक्ट पढ़ने से नहीं आती। बिल्कुल सही है, ठीक है जी। वो इंडिपेंडेंस देने से आती है। वो इंडिपेंडेंट, अच्छा, allow them to make those mistakes which are a natural process of making decisions, that is how we learn. ये चंद क्वालिटीज ऐसी हैं जो अक्रॉस द बोर्ड सब में होनी अच्छा मोहित साहब, मैं बहुत माजरत के साथ इंटरचेक करना चाहता नहीं, हूँ। मैं चाह रहा हूँ कि इसको ना एक स्ट्रक्चर दिया जाए हमारी कॉन्वर्सेशन को, थोड़ा सा, जस्ट सो दैट पीपल कैन फॉलो इट इन अ मोर स्ट्रक्चर्ड वे। हमने बात स्टार्ट की थी कि पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन के मसाइल के हैं, जिस पे आपने कहा कि हमारी नेशन की प्रायोरिटी नहीं है, जिस पे मैंने पूछा कि पेरेंट्स तो चाहते हैं ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ के कि हमारा बच्चा एजुकेट हो, तो उस पर आपने कहा कि जो पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी सीरियसनेस नहीं है इस मामले में। फिर आपने जो बात स्टार्ट की, आई थिंक यू शिफ्टेड टू पेरेंट्स, के पेरेंट्स को भी ये नहीं पता कि व्हाट इज़ एजुकेशन, व्हाट शुड बी एजुकेशन, राइट। तो आई थिंक फॉर हम पॉलिसी मेकर्स पे इसके बाद आएंगे अगर इसके बारे में हुआ। इस वक्त हम इस पे बात करते हैं जिस पे हम फोकस कर रहे हैं कि पेरेंट्स की जो डेफिनेशन है ऑफ एजुकेशन, उसमें भी मसाइल हैं। हम उसको टैकल करना चाह रहे हैं कि वो उनकी जजमेंट ऑफ गुड एजुकेशन, उनका परसेप्शन ऑफ गुड एजुकेशन में मसला है, जिसको हम डिस्कस करें। क्या ये दुरुस्त बात? देखिए, पेरेंट्स तो फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली दे आर नॉट क्रिटिकल थिंकर्स जनरली स्पीकिंग। बिल्कुल, यानी पेरेंट अपनी पेरेंटहुड की वजह से ऑटोमेटिकली क्रिटिकल थिंकर नहीं बन जाता है। वो हो सकता है कोई एजुकेटर हो तो शायद गौर किया उसने, वरना वो तो असल में दे टेक इट फॉर ग्रांटेड कि जो एजुकेशन हमारी सोसाइटी में है वही एजुकेशन होती है। और अच्छी परफॉर्मेंस का मतलब ये कि अच्छा ग्रेड आ रहा है। बिल्कुल सही, अगर अच्छा ग्रेड नहीं आ रहा तो बच्चा जो है वो बिलो एवरेज है या
नालायक है, जो भी इसको कहें। यानी पेरेंट्स के क्राइटेरिया तो असल में कोई लर्नड क्राइटेरिया नहीं होता। यानी वो तो असल में यूँ होता है कि सोसाइटी में जो मौजूद है, रवें चल रही हैं, उसके मुताबिक उन्होंने अपनी एक राय बना ली है। यानी इसमें तो असल में खुद पेरेंट्स की एजुकेशन की ज़रूरत है। बिल्कुल सही। जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये कि आपका बच्चा जो है वो इस चीज़ में, यानी वो ही इज़ नॉट कंपेरेबल टू हिज कजन्स फॉर इंस्टेंस। बिल्कुल सही। ठीक है ना जी, आपका बच्चा शुड नॉट बी कंपेयर्ड टू हिज एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। हाँ जी। ये जो बात है ये उनको भी हमें बताने की ज़रूरत है कि ये बच्चे के लिए नुकसानदेह हो जाएगा। हाँ जी। लेट हिम डेवलप ऑन हिज ओन ट्रेजेक्ट्री, इन हिज ओन स्पीड। जी। इसको अल्लाह ताला ने जो कुछ बनाया है इसको उसमें निखार पैदा करने दें। बहुत ज़बरदस्त। जब ये चीज़ हम उनको समझाते हैं तो इस वक्त जो सिस्टम है वो असल में उस पर ज़ाहिर की समझ नहीं आती। ये तो हम कोई किसी सिस्टम की बात करें और ज़ाहिर कि पेरेंट्स ने सिस्टम तो बनाना नहीं है। हाँ जी। तो वो सिस्टम मौजूद ही नहीं है। एक्चुअली हमें उस सिस्टम की दावत देनी है सबसे पहले कि वो सिस्टम क्या होगा। सही। व्हाट आर वी गोइंग टू क्रिएट। सही। ठीक है ना जी। हम जो जिन चीज़ों की बात कर रहे हैं वो ये कि किसी तक बात पहुंचे, किसी के दिल में उतर जाए तो वो इसके ऊपर गौर करे। हो सकता है वो मेरे से 10 चीज़ों में इख्तलाफ करे, कोई एक चीज़ भी अगर ठीक लगती है तो उसके लिए वो लिखना, पढ़ना, काम करना, ये काम शुरू करें ताकि हम आगे डेवलप कर सकें। इस वक्त जो सिस्टम है ये एक अननेचुरल सिस्टम है, ये एक इनह्यूमेन सिस्टम है। बिल्कुल सही। तो इसके अंदर सिस्टेमिक इशू है, ये तो बात राइट। ये बात तो हम इस पे कन्वर्ज कर चुके हैं। उस सिस्टेमिक इशू के अंदर एक मसला पॉलिसी मेकर्स का है, जिसमें आपने बात की कि उनकी लो परसेंटेज है। लास्ट टाइम आई रेड के तकरीबन जितना भी हमने कोशिशें की वो 2.5% है जीडीपी का जो दिया जाता है एजुकेशन को, वो उनकी प्रायोरिटीज़ क्या हैं और सब कुछ उस पे हम आएंगे। और एक तरफ सोसाइटी इन जनरल उसने जो एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो स्टेटस को बनाया हुआ है कि एजुकेशन क्या होती है क्या नहीं है, उसके अंदर मसाइल हैं। तो आप सही कह रहे हैं कि वो सिस्टम इनह्यूमेन है, अननेचुरल है। और एक तो ये मसला है और दूसरी बात है कि ये रिकग्निशन भी कम है कि हम दिस इज़ अ प्रॉब्लम। अगर हो रिकग्निशन तो शायद उसको चेंज करने की कोशिशें भी हों। राइट। तो आप जब हम सोसाइटी को देखते हैं, हम पॉलिसी मेकर्स पर भी आएंगे कि क्या उनको हम कैसे ये सजेस्ट कर सकते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं या उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन हम सोसाइटी की जब बात करें तो आप क्या समझते हैं कि देखिए सोसाइटी के अंदर तो आपके पेरेंट्स हैं, आपके टीचर्स हैं और आपके स्कूल के चलाने वाले हैं, राइट। इन 3 स्टेक होल्डर्स के अंदर आप क्या समझते हैं कि वो पिवटल रोल कौन अदा कर रहा है बच्चों की इस सिस्टम को ऐसा रखने में? आप क्या समझते हैं? देखिए इसमें पेरेंट्स का तो रोल है ही नहीं। पेरेंट्स तो असल में एक पैसिव रोल प्ले कर रहे हैं ना। अच्छा। वो जो सोसाइटी ने उनके दिलों में एक्सपेक्टेशंस पैदा की हैं वो उन एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक अपने बच्चों को परखना चाहते हैं। सही हो गया। बेसिकली इट इज़ द एजुकेटर्स एंड द स्टेट। यानी टीचर्स भी इतने ज़्यादा आफ्टर 1987 ये किताब लिखी गई थी अमेरिका ही में कि आई थिंक इट वाज नेशन एट रिस्क। नेशन एट रिस्क। ये जो नेशन एट रिस्क थी उसके बाद एक पूरी मूवमेंट चली थी जिसको कहते हैं स्ट्रक्चरल मूवमेंट। ठीक है। वो स्ट्रक्चरल मूवमेंट का काम ये था कि हम अपने टीचर्स को इतना अंडर कंट्रोल ले आए कि एक दिन, आज के दिन यानी 30 दिसंबर 2024 को क्या क्या चीज़ें स्कूल में पढ़ाई जाएंगी। ठीक है। पहले सब्जेक्ट में, दूसरे सब्जेक्ट में, तीसरे सब्जेक्ट में, चौथे सब्जेक्ट में हमने उसको इतना स्ट्रक्चर देने की कोशिश की। इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला कि वो काम जो कि क्रिएटिव काम था उसको हमने टोटली मैकेनिकल काम बना दिया, मोल्ड में डाल दिया ताकि वो कंट्रोल हो सके। वी कैन जज ये टीचर ने ठीक परफॉर्म किया, इसने ठीक नहीं किया। सही। द थिंग इज़ दैट हमारे इस एजुकेशन सिस्टम के अब मौजूदा पैराडाइम में देयर आर ओनली जो आपके मौजूद हैं वो प्राइवेट एजुकेटर्स हैं, और जो एजुकेटर से मेरी मुराद टीचर्स नहीं है। यानी वो लोग हैं जो कि एजुकेशन सिस्टम्स रन कर रहे हैं पाकिस्तान में। बिल्कुल सही। और दूसरी स्टेट है। यानी आपने अगर इस वक्त किसी भी चीज़ को यू वांट टू चेंज द होल स्ट्रक्चरल चेंजेस लाने हैं अगर उसमें, तो उसके लिए आपको बुनियादी फ़लसफ़ा जो है उसका वो समझना होगा ना। उसके बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, इन चीज़ों के बारे में या हमारी बात गलत है तो जवाब देना चाहिए। सही। और अगर हमारी बात ठीक है तो उसके मुताबिक चेंजेस लानी चाहिए। सही।
यानी ये बात कि हम एक बच्चे ने, लेट्स से फॉर इंस्टेंस, अगर एक बच्चे ने 6 महीने में एक चीज़ सीख ली है तो बाकी 6 महीने वो उसी चीज़ को क्यों रिपीट करता रहे? व्हाई कांट ही मूव फॉरवर्ड इन दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट जिसमें वो ठीक जा रहा है? बिल्कुल सही। ठीक है जी। और वो जिसमें वो सीख नहीं सका है 1 साल के बाद भी, उसमें उसको प्रमोट क्यों कर दिया जाए जबकि अभी गैप्स रहती हैं? बिल्कुल सही है। इसको समझाने में कोई मुश्किल है, इसको समझने में कोई मुश्किल है? यानी ये बात क्या हमें कोई ऐसा भी आदमी जो ये कहते हैं कि नहीं सारे बच्चे जो हैं वो असल में मशीन्स की तरह, ये एक कुर्सियों की फैक्ट्री की तरह एक जैसे निकलने चाहिए? सही है। ये वो जो 1970s में एक बड़ा खूबसूरत गाना बना था, उसकी वीडियोस आज भी यूट्यूब पे मौजूद है जी, ब्रेक इन द वॉल, ब्रेक इन द, ये वो उसका था, मशहूर आदमी था वो, मुझे उसका नाम भूल रहा है इस वक्त, बट यू मस्ट सी दैट वीडियो। सही है जी। इट्स अ ब्यूटिफुली it is a beautiful representation of what the education system is producing। ये 1970s की बात है जी। सही। ठीक है कि बच्चा जो है उसको हम जिस तरह एक ईंटों की दीवार होती है उसमें उसकी एक ईंट जो कि बिल्कुल स्टैंडर्ड पे बनी हुई हो वो बनाना चाहते हैं। ठीक है, एंड अ ह्यूमन बीइंग इज नॉट लाइक दैट। वो बना ही नहीं है इस तरह। वो इसलिए बना नहीं हुआ। बिल्कुल सही। अब इसमें कोई शुबा है? यानी अगर ये शुबा नहीं है तो फिर ये सारा सिस्टम असल में इस प्रेमिस पे बेस्ड है। मोहित साहब आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं इसको ना, आपके बच्चा यूनिक है और उसकी टेलर्ड एजुकेशन हमें बनानी चाहिए, ये तो आई थिंक दलील के साथ बात बड़ी वाजे समझ आ जानी बस चाहिए। ये जो लोग एजुकेशन सिस्टम्स बना रहे हैं उस इन दो चीज़ों को सामने रख लें और फिर देखेंगे उनका एजुकेशन सिस्टम इसको केटर कर रहे हैं। वो सही है आपकी बात। मैं इसको ना थोड़ा सा चैलेंज भी करना, शायद लफ्ज़ सही ना हो, मैं इसको ना इसको पील करना चाह रहा हूँ, इसकी लेयर्स को देखना चाह रहा हूँ कि मसला आ कहाँ से रहा है। मैंने पहले जैसे रखा था कि 3 स्टेक होल्डर्स हैं अगर हम देखें हमारे एजुकेशन के अंदर। एक है स्टेट, एक है एजुकेटर्स कह लेते हैं उनको, उनके अंदर टीचर्स और जो रन कर रहे हैं एजुकेशन सिस्टम्स उनको, और तीसरे हैं पेरेंट्स। आपने कहा कि पेरेंट्स जो हैं वो उनको एक पैसिव रोल है। सही है। अब अगर हम लेट्स से अब स्टेट पे आएंगे हम, कि स्टेट के क्या मसाइल हैं, कि वो स्टेट इंसेंटिवाइज्ड क्यों नहीं है कि वो ये काम करे। मैं अगर गौर करूँ एजुकेटर्स पे, सिर्फ लेट्स से हम एजुकेटर्स को ले लेते हैं और लेट्स टेक, आप इसको थोड़ा वसी कर लें। आपने बड़ी अच्छी बात सुनाई है, एजुकेटर्स आर द मेन रोल, उसको सिर्फ थोड़ा सा वसी कर लें। यानी एक है हमारे यहाँ जो प्राइवेट एजुकेटर्स हैं, सही, एक है हमारे यहाँ जो स्टेट का एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन का निज़ाम है। सही है। इन दोनों को इसमें शामिल कर लें। सही, ये बात बिल्कुल ठीक है। सही है, इधर से चेंज आएगी। सही। अब लेट्स उसके अंदर मैं एजुकेटर्स को हम लेट्स से फोकस करते हैं, उसके अंदर फिर हम स्टेट के एजुकेटर्स को भी हम ले लेंगे जो एडमिनिस्ट्रेटिवली वो काम करें, और हम प्राइवेट एजुकेटर्स को भी ले लेंगे जो काम करें। मैं प्राइवेट एजुकेटर्स को पहले टैकल इसलिए करना चाहता हूँ कि उनका एक डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है विद द पेरेंट्स, राइट। जो आपके स्टेट के एजुकेटर्स हैं वो इस तरह डायरेक्टली आंसरेबल नहीं हैं टू द पेरेंट्स उस तरह से, इसलिए मैं वो डिफ्रेंसिएशन रखना चाहता हूँ, बट वी विल टेक देम इनटू कंसिडरेशन व्हेन वी टॉक अबाउट इट। मैं जब एजुकेशन को गौर करता हूँ ना तो मैं देखता हूँ इंसेंटिव्स को कि हर इंसान को इस इंसेंटिव मैकेनिज्म के अंदर देखा जाए कि इज ही और शी इंसेंटिवाइज्ड टू डू द राइट थिंग और नॉट, राइट। और कोई इंसान जितना जैसा भी हो वो हमेशा अपने इंसेंटिव्स के लिए काम कर रहा होता है, राइट। अब पेरेंट्स अगर अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो उसके अंदर अमंग्स अदर थिंग्स वो चाहते हैं कि वो एक अच्छा इंसान बने, लेकिन वो एक अच्छी उसको जॉब मिल सके, वो सर्वाइव कर सके, उसको पैसे आ सके, वो अपने पैरों पे खड़ा हो सके। दीज आर वन ऑफ लाइक सम ऑफ द इंसेंटिव्स दैट द पेरेंट्स हैव, राइट, जिसको जहन में रखते हुए वो फिर एजुकेशन को भी शॉप करने जाते हैं कि मुझे ये कौन देगा ये वाली एजुकेशन, राइट। अब जो एजुकेटर्स हैं प्राइवेट एजुकेटर्स, आपको क्या नहीं लगता कि उनका एक बड़ा सिंपल सा एल्गोरिथम है, वो ये है कि सोसाइटी हमारे से क्या मांगती है, वो क्या इंडिकेटर्स है जिस पे वो हमें जज करती है, हम उसको प्रोवाइड करें। बिल्कुल ऐसे ही है। और अगर जब तक हम वो प्रोवाइड कर रहे हैं एज अ बिजनेस, राइट, लाइक एक प्रोडक्ट है, जब तक वो प्रोडक्ट की मांग है उस रैपर के साथ, उस प्रेजेंटेशन के साथ वो हम दे रहे हैं, विल एक्सट्रैक्ट मनी, लाइक हम उनसे वो पैसे लेंगे और हम इसको चलाएंगे, राइट। बिल्कुल। अब यहाँ पे मैं समझता हूँ जस्ट टू लाइक पील द लेयर, आपको क्या नहीं लगता कि एजुकेटर्स वही चीज़ दे रहे हैं जो पेरेंट्स चाह रहे हैं वो दे? एब्सोल्युटली जी। और अगर हम चाहते हैं
कि एजुकेटर्स वो चीज़ दें जो देनी चाहिए, हमें वो डिमांड पैदा करनी है इन द कंज्यूमर्स ऑफ एजुकेशन, राइट। जो एजुकेशन के अंदर एक और बात मैं इसको चूँकि बात शुरू हुई है, मैं समझता हूँ कि एजुकेशन के कस्टमर सिर्फ पेरेंट्स नहीं होते, सोसाइटी भी होती। राइट। तो इसलिए ये बात बड़ी नैरो थिंकिंग की है कि सिर्फ वो दिया जाए जो पेरेंट्स चाहते हैं, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि यू नीड मोर देन दैट, क्योंकि सोसाइटी की ज़रूरत होती है, इवन दो पेरेंट्स माइट नॉट नीड इट इमीडिएटली। तो आप क्या नहीं समझते, जो अगर हम प्राइवेट एजुकेटर्स को देखें जिनका बड़ा सिंपल सा वो एक ब्रोकर क्लाइंट में वो उनका वो एक रिलेशनशिप है कि वो क्या चाहते हैं और वो उनको देते हैं। अगर हमने वो ठीक करना है, हमें वो तलब पैदा करनी है, वो डेफिनेशंस को चैलेंज करना है एजुकेशन की पेरेंट्स के अंदर, ताकि वो डिमांड करें और ऑटोमेटिकली फिर एजुकेटर विल बी ऑब्लाइज्ड टू गिव इट टू द पेरेंट्स। ये जो बात है आपकी बिल्कुल ठीक बात है। असल में ये वो जिस तरह से उसने पीटर सेंजे ने अपनी वो जो 5th डिसिप्लिन लिखी थी ना, उसमें जो जिस तरह सिस्टम आर्किटाइप्स बनाई थी, जो उस वो ये एक नौयत की सिस्टम आर्किटाइप है, यानी जिसमें कि पेरेंट जो डिमांड कर रहे हैं वो एजुकेटर दे रहे हैं और उसके नतीजे में पेरेंट की डिमांड सेटिस्फाई हो रही है एंड द सिस्टम इज़ रनिंग लाइक दैट। अब इसमें आकर जो इंटरवेंशन है वो किधर से की जाएगी, यानी प्रॉब्लम ये है कि ये जो एजुकेटर है, मैंने जिस तरह अर्ज किया था कि उसको वसी करने, सही, यानी ये एजुकेटर ने ही असल में उसकी डिमांड बिल्ड करनी भी है। यानी लेट से इस वक्त एजुकेटर एक बिजनेस मॉडल है जिसमें एजुकेटर उसकी डिमांड को सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन साथ ही साथ जब मैंने आपसे ये गुजारिश की थी कि इसमें एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन को भी शामिल कर लें, बिल्कुल सही, यानी एजुकेशनल आइडियोलॉजी को भी शामिल करने की, वो क्या चीज़ होती है जो एजुकेशन होती है, वो भी तो एजुकेटर ही है ना एक तरह का। सही है। यानी इट हैज़ टू स्टार्ट समवेयर। ये जो सिस्टम में इंटरवेंशन है, आपको इस इंटरवेंशन में इस विशेष साइकिल को कहीं पे तोड़ना पड़ेगा। बिल्कुल सही है। वो जो तोड़ना है वो असल में वो खुद भी एक एजुकेशन ही का काम है। सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। सो समवेयर वी हैव टू एक्चुअली स्टार्ट। वो जो उसका जो मैंने उस दिन आपके साथ शेयर जो है वो शेयर किया था ना, कि तेरी दुआ है कि हो तेरी आरजू पूरी, मेरी दुआ है तेरी आरजू बदल जाए। अल्लाह अकबर। ये जो बात है, यानी वो जो आरजुएं पूरी करने का काम था वो तो हमने बहुत कर लिया। हाँ जी। अब हमें कुछ काम आरजुएं बदलने का भी करना है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि वो हमें वो डेफिनेशंस चेंज करनी है कि अच्छी एजुकेशन होती क्या है। ये तो बात बिल्कुल समझ आ गई कि जब हमने वो डेफिनेशंस चेंज कर दी कि वो मेरी दुआ है कि तेरी आरजू बदल जाए, बिल्कुल, कि अब हम जब सोसाइटी का एक डेफिनेशन चेंज हो जाती है कि अच्छी एजुकेशन का मतलब ये नहीं है कि मेरे बच्चे ने इतने नंबर ले लिए या मेरे बच्चे ने ये क्लास पास करके दूसरी क्लास में चला गया, वो हम इंडिकेटर्स चेंज कर दें कि वो उसकी सोशल इमोशनल लर्निंग कैसी है, कॉग्निटिव स्किल्स कैसी हैं और बहुत सारी चीज़ें कैसी हैं, हम वो डेफिनेशन चेंज कर देंगे तो ऑटोमेटिकली बच्चों को वो देना शुरू हो जाएंगे। बिल्कुल। बात इसमें मैं करना चाहता, इसको पॉइंट ही थोड़ा करना चाहता, इसको इन्वर्ज करना चाह रहा था कि एजुकेटर्स का रोल तो फिर भी, प्राइवेट एजुकेटर्स की मैं बात कर रहा हूँ, फिर भी वो यही है कि जो मेरी जो डिमांड है मैंने उसको सप्लाई करना है। और मेरा ये इसमें ये एहसास है कि जब तक हम द कंज्यूमर्स ऑफ एजुकेशन को उनके जहन में ये डिमांड पैदा नहीं करेंगे कि असल में एजुकेशन ये होती है, तो प्राइवेट एजुकेटर कुछ ज़्यादा कर नहीं सकते, क्योंकि वो जिस मॉडल को फॉलो कर रहे हैं। आई टोटली एग्री। यानी इसलिए मैंने गुजारिश की कि एक है वो बिजनेस मॉडल। हम जब वो जो एजुकेटर्स है उसको हमने एक इस्तिलाह बनाया ना, असल में एजुकेटर्स की भी मुख्तलिफ शाखें हैं। हाँ जी। यानी एक एजुकेटर वो है जो कि प्राइवेट स्कूल चला रहा है, एक एजुकेटर वो है जो कि मुल्क की एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन रन कर रहा है, बिल्कुल सही। एक एजुकेटर वो है जो कि आपके अखबारों में लिखता है। बिल्कुल सही। एजुकेशन की तो मुख्तलिफ फैसेट्स हैं। बिल्कुल सही। उसमें से एक ये जो हम कोशिश कर रहे हैं बात करने की, ये भी एक नौयत की एजुकेशन है। तो बेसिकली इट इज़ द आइडियोलॉजी कि जो जिस वक्त आप उसको देते हैं तो उसके बाद वो ग्रास रूट लेवल पे इन्फिल्ट्रेट करने की कोशिश करती है कि हम किसी तरह से इस बात पे आमादा करें लोगों को कि अगर ये बात ठीक है तो इस पर गौर करें। बिल्कुल सही। अच्छा, वो जब गौर करें एंड इट डेवलप्स इनटू अ मूवमेंट, एक कम्युनिटी जो है उसको एक्सेप्ट करने लग पड़ती है, तो ऑटोमेटिकली डिमांड ही बदलनी शुरू हो जाती है। बिल्कुल सही। लेकिन मैं इसमें पॉइंट ये करना चाह रहा हूँ कि it has to come from the consumers of education rather than the providers। और इसमें मैं प्राइवेट को रखना चाह रहा हूँ, पब्लिक नहीं। देखिए, यानी it might not come from the consumers but it can emanate, it can start anywhere and start affecting the demands। यानी फॉर इंस्टेंस मैं आपसे अर्ज करता हूँ ये कि मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने इस चीज़ को समझ के तो ये फैसला किया कि हम अपने बच्चों को नहीं भेजेंगे स्कूल।
सही है। ठीक है, मैं होम स्कूलिंग करना चाहता हूँ, मैं अनस्कूलिंग के अंदर लेके जाना चाहता हूँ, ऑल राइट, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। सही। यानी लेकिन इससे सोसाइटी की डिमांड नहीं बदली, बट दिस कैन सॉर्ट ऑफ बी एन अ सैंपल कि सोसाइटी की डिमांड्स किस तरह से बदल सकती हैं। बिल्कुल सही। यानी ऐसे लोग तो हैं जिन्होंने इंडिविजुअल लेवल पे ये फैसले किए हैं, लेकिन उसके नतीजे में सोसाइटी की डिमांड तो वैसे की वैसी है ना जी। नहीं, अच्छा, बहुत सारे लोग उनसे इत्तेफाक भी करते हैं कि ये बात ठीक है, लेकिन हमारे पास कोई सिस्टम नहीं है। वो क्योंकि ओवरऑल जो हमने सिस्टम बना दिए हैं, इंसेंटिव स्ट्रक्चर्स ऐसे बना दिए हैं हमने, ग्रेडिंग सिस्टम्स ऐसे बना दिए हैं हमने, सोसाइटल अप्रूवल्स ऐसे बना दिए हैं, और फिर फाइनेंशियल हमने ऐसा लिंकेज कर दिया है कि जॉब भी इसी बात पर मिलती है कि आपने इतने ग्रेड्स पास किए हैं, आपने इतना सब कुछ किया है। तो ये तो एक बहुत बड़ी चीज़ की हम बात करें, लेकिन मैं उसकी फंडामेंटली बात अगर कन्वर्ज करने की दोबारा कोशिश करूं तो वो यही है कि हमें अपनी सोसाइटी के अंदर, जिसके अंदर पेरेंट्स आर द फ्रंट, कहते हैं ना वॉरियर्स, या जो आई डोंट नो वॉरियर्स द राइट वर्ड, लेकिन उनकी डेफिनेशंस को चेंज करने की ज़रूरत है कि व्हाट इज़ अ गुड एजुकेशन। राइट, सही। राइट, आई एग्री विद दैट। तो इसमें फिर हम, और उसके बाद फिर वो इन्फ्लुएंस करती है एवरीथिंग एल्स। वो इन्फ्लुएंस करेगी, और जाहिर है कि उस तक पहुंचने के लिए हमें, बिकॉज दैट विल बी द रिजल्ट ऑफ सम एफर्ट, तो वो तो आएगी, वो हम डोमिनो इफेक्ट कहते हैं ना, पहला डोमिनो तो कहीं ना कहीं से गिरना है, उसके बाद सब गिरेंगे। राइट। वो पेरेंट्स को भी एजुकेट करना कि अच्छी एजुकेशन क्या होती है, वो फर्स्ट डोमिनो होगा। देखिए, पेरेंट एजुकेट हो गया है, ये जो बात है ये खुद एक अफेक्ट है ना। हाँ जी। वो जो असर है, ये है वो मुअस्सिर क्या होगा, वो भी इसके बारे में मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि वो खुद एक एजुकेशनल काम होगा। बिल्कुल सही काम है वो, आई एग्री विद यू। और वो हम उसको हम एजुकेटर्स कहें, एजुकेशनल एडवोकेट्स, आई थिंक वो विजनरी एजुकेटर्स ही होंगे। हाँ जी। यानी ये बात कि आई एम नॉट सेइंग दैट आई एम अ विजनरी एजुकेटर, व्हाट आई एम सेइंग इज कि कोई ना कोई आदमी जो कि इस पैराडाइम के ऊपर खड़ा हो के हमें अपनी एजुकेशन को जो अकल तकाजा कर रही है वो तो उसके मुताबिक तो बनाना चाहिए ना। बिल्कुल सही। वो ये जिम्मेदारी अदा करें जिसमें पेरेंट्स के अंदर ये, राइट, और जब मैं कहता हूँ पेरेंट्स के अंदर, आई मीन कलेक्टिवली, एक कम्युनिटी कैसे बनती है, बंच ऑफ फैमिलीज, बंच ऑफ पेरेंट्स, तो उनके अंदर ये अगर डेफिनेशंस चेंज कर दी जाएं तो उसका इफेक्ट हमें हर जगह पर दिखाई देगा। मैं ना ये जो इस बात को बड़ा ज़रूरी समझता हूँ कि इस बात की इम्पोर्टेंस बताई जाए कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है बच्चे की एजुकेशन के अंदर। मैं महसूस करता हूँ कि हम समझते हैं कि बहुत सारे पेरेंट्स, हम लो मिडिल क्लास फैमिलीज़ में, मिडिल क्लास फैमिलीज़ में ये समझते हैं कि हमने अगर बच्चे को स्कूल भेज दिया और उसकी फ़ीस अदा कर दी तो हमने वो एक जो एजुकेशन है उसका हक अदा कर दिया इन द फॉर्म ऑफ आउटसोर्सिंग इट। लेकिन उसकी पहली दर्स का और उसकी सबसे शायद इफेक्टिव दर्स का अपना घर होता है। तो मैं इस पे हम कॉन्वर्सेशन को स्टार्ट करना चाहता हूँ कि पेरेंट्स का कितना बड़ा रोल है बच्चे की एजुकेशन के अंदर, उसकी डेवलपमेंट के अंदर, वो कितना बड़ा फैक्टर है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी फैक्टर्स हम देखते हैं बच्चे के इंटेलिजेंस के मेजर्स के। हमारे यहाँ पे हम अक्सर बात करते हैं कि क्रिटिकल थिंकिंग कितनी इंपॉर्टेंट है बच्चे की, हम बच्चों के लिए और एज ए सोसाइटी लोगों के लिए, और हमारे बहुत सारे जो मसाइल हैं उसका हल भी शायद क्रिटिकल थिंकिंग में हो। लेकिन हम देखते हैं कि हमारे कल्चर के अंदर सवाल करना कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं समझी जाती, स्पेशली बड़ों से। इसके अंदर ये बात भी दुरुस्त है कि हमें वो आदाब सिखाए ही नहीं गए कि हम एक क्यूरियोसिटी के साथ, एक लर्नर्स एटीट्यूड के साथ हम सवाल कैसे करें, अखलाक से बात कैसे करें। लेकिन उसके बावजूद अगर हम अपने बहुत अच्छे अखलाक के साथ भी अगर हम सवाल करते हैं बड़ों से तो बहुत अच्छा समझा नहीं जाता। और ये किसी एक पेरेंट को पॉइंट आउट करने की बात नहीं है, ये हमारी सोसाइटी इवॉल्व ऐसे हुई है हिस्टोरिकली कि सवाल करना, बच्चा अगर सवाल कर रहा है तो वो कोई अच्छी चीज़ समझी नहीं जाती। और हमारी क्रिटिकल थिंकिंग की हिंड्रेंस या जो हमारा जिसको रोकना है, फ्रिक्शन जो आती है वो घर से आती है सबसे पहले। इसमें हमने पहले भी बात की थी इनफॉर्मली कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने अपने इंडिया विंस फ्रीडम के अंदर उन्होंने पैराग्राफ, हालांकि उनको पसंद नहीं था अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में लिखना, उन्होंने एक पैराग्राफ इस बारे में लिखा है कि कैसे वो हालांकि वो बड़ा इल्मी घराना था, उनके वालिद साहब भी, उनके दादा भी, कि वो एक मेंटल क्राइसिस से गुजरे कि जहाँ पर सवाल करने की इजाज़त घर में ही नहीं थी। हालांकि देखा जाए तो वो बड़े एजुकेटेड, बड़े इल्मी घराना था, लेकिन सवाल करने की इजाज़त नहीं थी।
उन्होंने कहा मैं इस बड़े मेंटल क्राइसिस से गुजरा और उसके बाद ये उन्होंने कहा कि मैं हॉस्टेज नहीं रह सकता किसी उसका। उन्होंने फिर ये इनकी रिबेलियन थी जिसकी वजह से उन्होंने अपना नाम पेन नेम आज़ाद रखा। कि इससे ये पता लगता है कि हिस्टोरिकली भी हमारे जिनको हम अगर इल्मी घराना भी कहें तो बज़ाहिरन तो हम उस पर टैग लगा सकते हैं इल्मी घराने के, लेकिन सवाल करने की इजाज़त उन घरानों में भी नहीं थी। तो ये कोई एक दिन का मसला नहीं है, ये काफ़ी हिस्टोरिकली हमारे कल्चर का पार्ट है जिसके अंदर अतात का एक कल्चर है एज़ कम्पेयर टू सवाल किया जाए। और अल्लामा इकबाल ने भी इसकी तरफ इशारा किया था अपने अरमुखान एजाज का एक शेर करके, बाकी न रही तेरी वो आईना से मेरी ए कुश्ता सुल्तानी और मुल्लाई और पीरी। तो ये इस्तिलाहात हैं सुल्तानी, मुल्लाई और पीरी, लेकिन वो हमारा जो एटीट्यूड है ना अतात का वो बयान कर रहे हैं मेरे उसके। तो इसको बयान करने का मकसद ये है कि हिस्टोरिकली वी बीन इवॉल्व्ड एंड लाइक आवर कल्चर हैज़ बिकम सच अ कल्चर जिसके अंदर सवाल करना अच्छा नहीं समझा जाता। और इसमें ये बताना मकसद सिर्फ इसलिए है कि कोई बुरी मनाने वाली बात नहीं है कि हम किसी को स्पेसिफाई कर रहे हैं कि आप एक बुरे पेरेंट हैं। यू नो आपको पता नहीं था कोई बेहतर चीज़ भी होती है। आप जिस कल्चर के अंदर आपके पेरेंट्स इस कल्चर में पैदा हुए हैं, उनके पेरेंट्स इस कल्चर में पैदा हुए हैं, वो कलेक्टिवली कल्चर सवाल करने के ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता, स्पेशली बच्चों का बड़ों से सवाल करना। तो इसके लिए इस सारी बात को रखने का मकसद ये था कि ये ऐसा मतलब कि आपसे भी आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट इट कि ये कितना इम्पोर्टेंट है कि ये आरज़ू पैदा की जाए, ये पेरेंट्स के अंदर ये डेफिनेशन डाली जाए अच्छी एजुकेशन की कि उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसको इंकरेज करना चाहिए। बहुत इम्पॉर्टेंट है जी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ये सारी बात जो है कि बच्चे को ये क्वालिटीज़ देनी है हमें, यानी वो क्वालिटीज़ इस तरह मैंने कहा कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अक्रॉस द बोर्ड इंसानों की ज़रूरत है और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडिविजुअल के लिए हमें केटर करनी है। ये दोनों को अलग अलग कर लेना चाहिए। यानी हमें अच्छे इंसान चाहिए, उनके बारे में बिल्कुल क्लियर विजन क्रिएट करना कि वो अच्छे इंसान जो हैं उनमें टॉप मोस्ट क्वालिटीज़ में से एक जो आएगी, जो प्रिंसिपल्स के बाद आएगी, वो गुड डिसीजन मेकिंग ही है। बिल्कुल। और गुड डिसीजन मेकिंग का एक इनपुट क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। बिल्कुल। यानी when you want to consider an idea, when you want to take a decision, make a decision, ये सारी चीज़ें जो है इसके अंदर ये इनपुट है एक स्किल की। मैं तो इसी वजह से अपने कैरेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर जो मेरा पहला टॉपिक होता है वो होता ही क्रिटिकल रिफ्लेक्शन है। सही। यानी और उसका इंट्रोडक्शन कराता हूँ मैं, क्रिटिकल रिफ्लेक्शन किस तरह सीखी जाती है, उसकी प्रैक्टिस की एक्सरसाइजेज लोगों को देता हूँ कि इसके ऊपर क्रिटिकली रिफ्लेक्ट करके तो आके शेयर करेंगे आपने क्या अजम्पशंस निकाली हैं और कौन सी ठीक है और कौन सी गलत है, और किस तरह इसको जज करेंगे कि कौन सी ठीक है और कौन सी गलत। ये सारी बात जो है इसको मैं तो बहुत अहमियत देता हूँ। वही जो जिस चीज़ ने उनकी ख्वाहिशात को बदलना है, वो जो मैकेनिज़्म आप इख्तियार करेंगे, एक ऐसा एजुकेशनल मैकेनिज़्म जो एक तहरीक के तौर पर लोगों के अंदर ये पैगाम पहुँचाए कि आपकी ख्वाहिशात बदलनी चाहिए, वही मैकेनिज़्म असल में ये काम भी करेगा कि असल में हमें जो एजुकेशन चाहिए अपने बच्चों के अंदर जो क्वालिटीज़ डेवलप करनी है, उनमें से टॉप की क्वालिटीज़ ये हैं। बिल्कुल सही। विच विल मेक देम गुड human beings, which will make them productive human beings, which will make them good members of a civilized society. बिल्कुल सही। और उसके अंदर ये डेफिनेशन 3 साल के बच्चे को तो नहीं पता है वो क्या बातें हो रही हैं। Right. ये हमें पेरेंट्स को सिखानी है Right. कि अच्छी एजुकेशन का मतलब ये चीज़ होता है कि अगर बच्चा सवाल कर रहा है, अगर बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी है तो उसको आप हिंडर ना करें, उसको इंकरेज करें, बल्कि सेलिब्रेट करेंगे बच्चे ने सवाल किया है। Exactly. और फॉलो अलॉन्ग करें, अच्छा ये कैसे, अच्छा फिर ये कैसे, कि बच्चे के अंदर एक अप्रूवल मिले कि सवाल करना एक अच्छी चीज़ होती है और इससे मैं बेहतरी की तरफ जा सकता हूँ। Absolutely. एज कम्पेयर टू ये समझा जाए कि यार ये बच्चा तो रिबेलियस हो रहा है, बागी हो रहा है, ये बड़े सवाल करता है, ये तो लिहाज नहीं करता, बड़े जब आए हुए हों तो सवाल नहीं किया जाता। तो तो इसके अंदर हमें पेरेंट्स को ये कम्युनिकेट करने की ज़रूरत है। Absolutely. इसके अंदर बस आखिरी चीज़ मैं ये कहना चाहूँगा कि आपको जब हम इतनी इम्पोर्टेंट बात कर रहे हैं कि पेरेंट्स की एजुकेशन कितनी इम्पोर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू बच्चों की एजुकेशन के, आपको लगता नहीं है कि ये एक बड़ा अनटैप्ड एरिया है जिसके अंदर अब हम अपने अमेरिका के अंदर देखते हैं कि न्यूयॉर्क के अंदर संडे स्कूल्स हैं जो इमिग्रेंट पेरेंट्स के लिए बनाए गए हैं, और यहाँ पे बॉस्टन के अंदर भी कम्युनिटी आउटरीच प्रोग्राम्स हैं कि हमें ये अब एक
नया स्टैंडर्ड लाना चाहिए एजुकेशन का, जिसके अंदर एक अच्छा स्कूल वो स्कूल नहीं है जो सिर्फ बच्चों को सिखाए, बल्कि वो स्कूल है जो कुछ दिन सैटरडे संडे या एक दिन या 2 दिन पेरेंट्स के लिए रखे, जिसके अंदर उनको एजुकेट किया जाए। आप इसके बारे में क्या? ये देखिए, मैं एक इसके लिए एक बड़ा खूबसूरत सेटअप है हमारे पास। हर मुल्क, हर शहर में, हर गांव में हमने इंस्टीट्यूशन जो हमारे पब्लिक इंस्टीट्यूशन हैं वो हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स मौजूद हैं। ये गवर्नमेंट स्कूल जो है ये आम तौर पर बच्चों की तालीम में काम करते हैं दोपहर तक, ठीक है जी। इसके बाद दीज बिल्डिंग्स आर ऑल एम्प्टी, उधर कोई नहीं होता। इन बिल्डिंग्स को हम शाम तक, रात तक यूज़ कर सकते हैं एक कम्युनिटी की एजुकेशन के लिए। बिल्कुल सही। ठीक है जी। विद आप उसमें स्टाफ की सर्कुलेशन, आप उसके अंदर लोगों की, स्टूडेंट्स की सर्कुलेशन, यानी कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए बेहतरीन इंस्टीट्यूशन, पब्लिक इंस्टीट्यूशन जो हैं, आपके स्कूलिंग सिस्टम जो हैं, उनको बनाया जा सकता है। और मैं इस चीज़ का भरपूर तरीके से कायल हूँ, और मैंने इस पर लिखा भी था एक ज़माने में, कि इंस्टीट्यूशन जो है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, इसको असल में बच्चों की तालीम के लिए रिस्ट्रिक्ट करना ठीक नहीं है। तालीम शुड बी एन ऑन गोइंग प्रोसेस। सही। इट शुड नेवर बी कंसिडर्ड कि इस शख्स की तालीम मुकम्मल हो गई है। बिल्कुल सही। जब तक जिंदा है उसने तालीम हासिल करनी है। बिल्कुल सही। ठीक है। और ये इंस्टीट्यूशन जो है ये बेहतरीन काम कर सकते हैं। वाई शुड बी रिस्ट्रिक्ट दिस टू चिल्ड्रन एजुकेशन? यानी सोसाइटी की ऑन गोइंग तरबियत, उनको वोकेशनल स्किल्स, इवन बड़े जो हैं, मिसाल के तौर पर एक ख़वातीन जो हैं उनको कुकिंग सिखाने के लिए, वाई कांट वी यूज़ दीज इंस्टीट्यूशंस? और ये दिस विल मेक देम मोर प्रोडक्टिव, मोर लर्निंग। ये जो मोर लर्निंग अकर्स व्हेन लर्निंग इज़ नेवर लिमिटेड टू अ सर्टेन एज। हमारी एक प्रॉब्लम है, मैं आपको एक लतीफ़ा शेयर करता हूँ कि मैं अपने टीचर्स से पूछा करता था जब, कि आप अपने पेज पे ये लिख दीजिए, अपने जब उनके सामने हैंड आउट होता था उसके पहले पेज पे लिख दीजिए कि आपकी एजुकेशन किस एज में शुरू हुई थी और कब ख़त्म हुई थी। और दे वुड रियली आंसर द क्वेश्चन, दे वुड एक्चुअली आंसर द क्वेश्चन एज इफ। और फिर मैं उनसे पूछता था कि फिर आप इस वर्कशॉप में बैठे क्या कर रहे हैं अगर एजुकेशन कंप्लीट हो गई है? यानी हमारी एजुकेशन कभी कंप्लीट नहीं होती, हमें मौत आ जाती है, उस वक्त तक हमें सीखना है, अपने जहनों को खुला रखना है, अपने दीन के बारे में सीखना है। और ये कॉन्टिन्यूइंग प्रोसेस है, यानी इस चीज़ के अंदर कोई एक्सेप्शन नहीं है। हाँ जी। वी हैव टू कीप ऑन डेवलपिंग। और ये सवाल जो भी हम बात कर रहे थे कि बच्चों से पूछा जाए कि तुम कल क्या जानते थे और आज क्या जानते हो इजाफी, ये बुढ़ापे में भी एक आदमी पूछ रहा हो अपने आप से कि मैं कल तक क्या जानता था और आज क्या इजाफी जानता हूँ। इस पे कोई एज की लिमिट नहीं होनी चाहिए। इसमें कोई एज की लिमिट नहीं। और अगेन स्कूल्स की अब अच्छा स्कूल की डेफिनेशंस को भी चेंज करने की ज़रूरत है। वो बेहतर स्कूल्स, अच्छे स्कूल्स वो हैं जो ना सिर्फ बच्चों की एजुकेशन का एहतमाम करें, कम्युनिटी सेंटर्स बने, एब्सोल्युटली, कि जिसके अंदर पेरेंट्स की एजुकेशन हो रही हो। एब्सोल्युटली राइट। हाँ जी। पेरेंट्स की एजुकेशन हो रही है, उनकी वोकेशनल ट्रेनिंग हो रही है, जो ज़रूरत है सोसाइटी की, बिल्कुल वो उसको केटर करें। एक पूरी की पूरी बिल्डिंग हमारा आधा दिन पूरा खाली रहती है और सारी रात खाली रहती है, उसको इस्तेमाल करें, उस एजुकेशन सिस्टम को एक्टिवेट करें। ये कम्युनिटीज़ की मोबिलाइजेशन का काम करेगी। बिल्कुल सही। और उसके ज़रिए से आप दोनों फ्रंट से टारगेट करें, बच्चों को भी टारगेट करें और पेरेंट्स को भी, और एज अ होल फिर आप सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करें। एब्सोल्युटली। वही साहब, बहुत अच्छा लगा इस कॉन्वर्सेशन जारी रखते हैं इंशाल्लाह, और इसको फिर हम यहीं से आगे कंटिन्यू करें इंशाल्लाह जी। थैंक यू।